पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। और अपने इस बयान में कहा कि कई अवसरवादी गद्दार भी पार्टी में रहते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी कई अवसरवादी गद्दार हैं। पार्टी छोड़कर गए लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नाकारा, निकम्मा, गद्दार और पीठ में छुरा खोपने वाले हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि ये सभी शब्द आपस में भाई बहन हैं। गहलोत ने युवा नेताओं से कहा है कि आने वाला समय आपका है, आप पार्टी के लिए एसेट बनो, लायबिलिटी नहीं। गहलोत ने इशारों में पार्टी के भीतर और बाहर के नेताओं पर भी निशाना साधा। तो बीजेपी नेता रिचपाल मिर्धा ने गहलोत के इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में कांग्रेसी नेताओं तक के काम नहीं होते थे और कांग्रेसी नेताओं ने अपना मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके जिम्मेदार अशोक गहलोत हैं। कांग्रेस राज में जिसने सत्ता का सुख भोगा है, आप उनके पॉलिटिकल पापा हैं और उनका ही काम आपने किया और नागौर में उनको ही आगे बढ़ाया। रिचपाल मिर्धा ने कहा कि हमने और कांग्रेस के कई नेताओं ने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा था। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। निकम्मा, नकारा और गद्दार शब्द तो आप पहले भी कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए आप कह चुके हैं, यानी कि इसमें इशारा कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ भी नजर आता है। आपने जमीर बेचकर 5 साल एक टांग पर सरकार चलाई, उसका लोगों ने आपको जवाब दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल रिचपाल मिर्धा ने भी किया, उसमें सीधे सीधे कटाक्ष था। उन्होंने कहा कि जिस कौम की आबादी राजस्थान में 23 से 24% है, उसको खत्म करने का काम आपने ही किया। राजस्थान में कांग्रेस की दुर्गति के जिम्मेदार आप हैं। आपके इन जुमलों से अंत में कांग्रेस पार्टी में आप और आलाकमान ही बचेंगे। तो ऐसे कई आरोप हैं जो कि रिचपाल मिर्धा ने इस दौरान लगाए हैं, लेकिन क्या कहा है जरा बयान के जरिए आपको सुनाते हैं। अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अवसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अवसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो। ये तमाम सब जो है भाई बहन है, ये तमाम सब जो है भाई बहन है और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीठ पे छुरा भोंकता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना, उन्होंने गद्दार, नकारा, निकम्मा एक बार फिर से इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कुछ इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और इशारों में पार्टी के ही एक बड़े नेता को लेकर के निशाना साध दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जब बयान दिया गया है तो सियासी गर्मी इस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर के रिचपाल मिर्धा की तरफ से भी इस पर करारा पलटवार किया गया है। उन्होंने क्या कहा है जरा आपको बयान दिखाते हैं। किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। इस सब के कारण आप ही हो। और जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, आपके पॉलिटिकल पापा, आप जिसके बनके नागौर में जिसको आपने काम किए जिनके, वो आज भी आपके पिट्टू बने बैठे हैं। आप खुद की वजह से जो आपने जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, उसके जिम्मेवार राजस्थान में सिर्फ आप अकेले खुद नेता ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। और भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे। इस पार्टी में आप और आला कमान 2 ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। और आला कमान भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात आप कहते हैं वही होती है। और आला कमान ने जो यहाँ मीटिंगें करवाई, आपने जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनके फैसले को आपने ठुकराया और आप इतने मजबूत हैं कि आला कमान को भी आपके सामने झुकना पड़ा। इसलिए आप कृपया ऐसे बयान देने से पहले सोचें कि आप किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान अभी तक पूरा हो चुका है। 7वें चरण के लिए जो मतदान है वो अभी होना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि राजस्थान में शुरुआत की 2 फेज के अंदर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद
कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है या कुछ भीतर भीतर कुछ पकता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नकारा, निकम्मा और एक बार फिर से जब गद्दार शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जरा ये भी जानने की कोशिश होगी। और एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी कार्यक्रम में हैं। सर बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन मैं जरा सबसे पहले एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं। सुरेश गर्ग जी, एक जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें जो आरोप लगाया गया है वो उन लोगों पर लगाया गया है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनको गद्दार, नकारा, निकम्मा ये सब कुछ कहा गया। क्या कहना है बीजेपी का? देखिए शुभेंदु जी, अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है तो वो खुद अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत जी ने उनके मुख्यमंत्री काल में 3 बार चुनाव हुए थे, तीनों बार के चुनाव के अंदर वो हारे और बुरी तरह हारे। तो कौन है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स? अशोक गहलोत जी खुद है। अशोक गहलोत जी अपने बेटे को जिता नहीं पा रहे तो कौन हुआ नॉन परफॉर्मिंग एसेट? अशोक गहलोत जी। और फिर ये कह रहे कि जाने वाले निकम्मा है, आवारा है। तो मैं कपिल सिब्बल जी और जो गुलाम नबी आजाद जी है वो भी कांग्रेस छोड़ के गए, तो क्या वो आवारा निकम्मा थे क्या? वो तो इनके सीनियर लीडर हुआ करते थे ना। तो ये सब इनकी हार खींच जो खींच है ना वो समझ में आ रही है। और फिर इन्होंने आला कमान को धक्का किसने दिया था? 25 सितंबर 2022 की घटना आपको शुभेंद्र जी पता होगा। 25 सितंबर 2022 को आला कमान का दूत यहाँ पे आया था, जो कि वर्तमान में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आए थे दूत बन के। वो एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे। इन्होंने अपनी अलग से विधायकों के, सभी विधायकों की अलग से मीटिंग रखकर आला कमान को अंगूठा दिखाया। तो कौन हुआ? तो ये लोग हैं, ये अशोक गहलोत जी वो लोग हैं। पहले भी इन्होंने निकम्मा, आवारा ये जो शब्द किसी सचिन पायलट जी के नाम मिल रही है। तो आज समझ में आ रहा है कि अशोक गहलोत जी को ये लग रहा है कि राजस्थान से इनकी जमीन खिसक रही है। पूरे हिंदुस्तान में हम 400 पार जा रहे हैं। इनको असेसमेंट हो चुका है। ये अभी अमेठी भी गए थे, रायबरेली भी गए थे। इनको पता लग गया कि अमेठी और रायबरेली के अंदर भी ये आ रहे हैं। तो ये सब चीज खींच उतारने का मतलब रिजल्ट आने के पहले के ये खींच उतारने। आपको लग रहा है कि चुनावी परिणाम का आभास हो गया है, इस वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं? निश्चित रूप से ये वही आगाज हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये चीज है तो आप अशोक गहलोत जी ने तो 3 चुनाव लड़े ना इनके मुख्यमंत्री काल में, क्यों नहीं परफॉर्मेंस रही? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन हुए? अशोक गहलोत जी ने अपने बेटे को चुनाव में उतारा। अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव जीता गया। फिर कौन रहा? और फिर सबसे ज्यादा एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो राहुल गांधी है। इन्होंने 20 बार राहुल गांधी को लॉन्च किया, 20 बार लॉन्च किया, वापस लॉन्चिंग इनकी नीचे हो जाती है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो इनके अंदर है। तो ये इस तरह के बयानबाजी इस तरह से देके क्या स्वागत करने जाते हैं ये? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। और फिर जिनके लिए कह रहे हैं वो तो इनके यहाँ तो इनके चहेते थे ना। हाँ। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये तो मिनिस्टर थे, इनके चहेते थे। तो ये सब चीजों से समझ में लग रहा है कि अशोक गहलोत जी बौखला गए। हाँ ठीक है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी भटनागर साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। बहुत सारे आरोप भी लगा दिए गए हैं, लेकिन जो अशोक गहलोत साहब ने कहा कि नकारा, निकम्मा, गद्दार, ये किसके लिए कहा है? क्योंकि एक बार पहले जब इस तरीके के शब्दों को सुना गया था तो किसी नेता की तरफ इशारा था। इस बार जब कहा गया है तो किसकी तरफ इशारा है? क्या कहने का मतलब है? मकसद क्या है? बताइए जरा। देखिए, ये पूरे देश को और प्रदेश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 16 मार्च 2024 से जब से आचार संहिता लगी है तब से अब तक राजस्थान से कम 10,000 लोगों को कांग्रेस से हटा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। अब बात आती है उन लोगों की। माननीय अशोक गहलोत साहब जो कहते हैं उनकी बात का अर्थ होता है, सच्चाई होती है। जो लोग कांग्रेस को छोड़कर गए वो लोगों का जनाधार खत्म हो चुका था, वो जनता के लिए उपयोग के नहीं रहे थे। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जब तक पार्टी में थे उनका जनाधार था, पार्टी छोड़ते ही उनका जनाधार खत्म हो गया। देखिए, ये किसी की गारंटी नहीं रहती है कि जब तक वो रहेगा तब तक उसका जनाधार होगा। ये किसी की भी गारंटी नहीं है। मोदी जी की भी गारंटी नहीं है, किसी की भी गारंटी नहीं है। आज आपको देख लीजिए, जैसे उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे पता चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता और दूसरे जनों की जो स्टेटमेंट आते हैं उससे लगता है कि इनका जनाधार खत्म हो रहा है। आप खुद मान रहे हैं भटनागर साहब, सुनिए, आपने खुद ही कहा कि हजारों के 10,000 की आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि इतने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसमें कमजोर कौन हो रहा है फिर? देखिए, कौन कमजोर हो रहा है इसमें? कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है? बिल्कुल, आप कांग्रेस पार्टी कभी कतई कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी त्याग, बलिदान और हिम्मत की मिसाल रही है।
कांग्रेस पार्टी बल्कि और मजबूत हुई है। इसका परिणाम आपने देख लीजिएगा कि आज किस तरीके से हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे बेशक कमजोर हुई है। आप देख लीजिए 80,000 लोगों को इन्होंने शामिल किया अभी तक लोकसभा के चुनाव के दौरान अभी तक। और उसके साथ साथ में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल देके तो ये पार्टी बनी है। इनके पास में ना तो अपना कोई इतिहास है, ना इनका ही देश के लिए कोई योगदान है। मैं ही पूछ रहा हूं सर कि ये नाकारा, निकम्मा, गद्दार किसको कहा जा रहा है, ये तो बता दीजिए। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी के संकट के समय या ऐसे समय जब उनको अपने हित को साइड में रख के पार्टी के हित को आगे रखना था, ऐसे वक्त उन्होंने मिली भक्ति करके। कौन है, नाम लेकर के बताइए ना। जो इसमें डर किस बात का है? वो सारे लोग हैं। हाँ, खुल करके बोलिए। बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। जो लोग ऐसे समय में जब पार्टी को उनकी आवश्यकता थी, वो पार्टी को छोड़ के गए अपने लालच के कारण या दबाव के कारण। नहीं तो 10,000 लोग तो अभी आप बता रहे हैं, नाम लेकर के बताइए ना, कौन बड़ा नेता है? बिल्कुल सारे हैं कांग्रेस के जो छोड़कर गए वो सारे के सारे हैं। पर्टिकुलर अशोक गहलोत साहब ने किसी का नाम लिया क्या कि ये आदमी गद्दार है या ये आदमी? नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं पार्टी के अंदर भी कई लोग हैं अभी भी। देखिए, जो मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ गए, आप मेरी बात का मर्म समझ गए। जो लोग पार्टी के काम के लिए नहीं है, जो अपना हित पार्टी से बड़ा समझते हैं, वो पार्टी के लिए गद्दार हैं। चाहे वो पार्टी में आज भी हो, चाहे बाहर चले गए हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की एक कौन है ऐसे लोग? कौन है ऐसे लोग जो पार्टी से कौन अपने आप को बड़ा समझते हैं? वो सारे लोग जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो सारे के सारे लोग ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार नहीं है और वो गद्दार नहीं। अभी तो कुछ लोग तो ऐसे भी है ना, अशोक गहलोत साहब ने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं, तो कौन है वो लोग? बिल्कुल आइडेंटिफाई करके आप उनको बताइए ना, नाम लेकर के बोलिए उनको। देखिए, आइडेंटिफिकेशन तो मौके पे होता है जब इस तरीके का वो एक्ट, इस तरीके का वो एक्ट करते हैं। आज की तारीख में जो लोग पार्टी के अंदर रहकर, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो व्यक्ति पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमजोर करे वो गद्दार है। तो आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से काम हुआ तो लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा आपको? देख लिए, लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस बढ़त की ओर है और मोदी जी के जो भाषण है, उस भाषण के अंदर जो निचला स्तर है, जो बातें सामने आ रही है, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा सामने आ रहा है, उस सबसे तो लग रहा है कांग्रेस बढ़त में। नहीं, भटनागर साहब एक चीज तो बताइए, आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर कई कार्यकर्ता छोड़ करके जा रहे हैं, नेता लगातार जा रहे हैं, 10,000 की स्ट्रेंथ आप खुद बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि साहब पार्टी की जीत भी हो जाएगी। देखिए, कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो हराने का काम कर रहे हैं, तो जीत कैसे? मेरी बात का आप गलत अर्थ ले रहे हैं। मैंने आपको ये कतई नहीं कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने कहा जो व्यक्ति का एक्ट ऐसे समय सामने आता है जो अपने हित को पार्टी के इससे ज्यादा रखता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लिए गद्दार है, वो जनाधार खो चुका है, वो लायक व्यक्ति नहीं। पहले जिनको गद्दार कहा था, क्या इस बार भी उनको गद्दार कह रहे हैं? जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सारे गद्दार हैं। ठीक है, मैं इसमें नीरज जी आपको जोड़ रहा हूं बार बार, क्योंकि पहले भी हमने इस तरीके के स्टेटमेंट सुने, इस तरीके के बयान और ऐसी शब्दावली सुनी, एक बार फिर से सुर्खियों में है। और अभी परिणाम आया नहीं है लोकसभा का, अभी आखिरी फेज का जो मतदान है वो होना भी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही पार्टी के अंदर की जो टूट है या जो गुटबाजी है, जो विधानसभा चुनावों में हमने देखी थी, जिसके बारे में सुना था, वो एक बार फिर से आ रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अशोक गहलोत बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बड़े कूटनीतिक भी कांग्रेस पार्टी में हैं। और पहले वो खुद अपने बयान के बाद ये कह चुके हैं कि मैं कुछ भी बयान देता हूं तो बहुत सोच समझ के देता हूं, उसके आगे पीछे सोच करके, राजनीतिक उसके सारे अर्थ निकाल करके क्या हो सकता है, तब मैं बयान देता हूं। और ये भी कहा जाता है राजस्थान में तो कि गहलोत चाय का कप भी पकड़ते हैं, तो चाय भी पीते हैं तो बहुत सोच समझ के पीते हैं, किस एंगल से पकड़ना है उस कप को। तो ये स्थिति है। अगर गहलोत ने ये बयान दिया है और इस टाइमिंग में दिया है, लोकसभा चुनाव के दौरान जब एक चरण बाकी है और रिजल्ट आना बाकी है, निश्चित रूप से इसके कुछ ना कुछ सियासी मायने हैं। और इसको पानी में पत्थर मार करके और उछाल देखने के लिए, पानी का उछाल देखने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आवाजें जो है वो आने चालू हो गई हैं, बुलबुले उठ गए हैं। आप देखिए कितने नेता जो थे कांग्रेस के, जो बीजेपी में गए थे, उन्होंने अपने बयान देने चालू कर दिए हैं। चाहे रिछपाल मिर्धा की बात करें, चाहे हम बात करें मालवीय की, महेंद्रजीत सिंह मालवीय तो गहलोत के बहुत खास भी रहे थे। सुरेश मिश्रा जो सचिन पायलट खेमे के थे और वो छोड़ करके गए। इसी तरीके से अन्य जो नेता हैं, एक एक करके उनके बयान अब आने सामने चालू हो गए। अब हमें इस नालायक, निकम्मा और गद्दार जो शब्द गहलोत की ओर से दोहराया गया, इस वाक्य के इसकी एनालिसिस करने के लिए हमें 2020 में पहले जाना पड़ेगा, जब जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने तेवर दिखाए थे और वो मानेसर या गुड़गांव या फिर दिल्ली कैंप कर गए थे।
करीब 18 विधायक उनके साथ थे, एक वो खुद शामिल थे। गहलोत के खिलाफ खुलकर उन्होंने बगावत कह सकते हैं, बगावत की थी। पार्टी के खिलाफ हालांकि पायलट ने कहा मैंने बगावत नहीं की, गहलोत के खिलाफ उनकी बगावत थी। बाद में पायलट पार्टी के अंदर भी आए और हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम का वो पद जो था वो पद उन्होंने नहीं लिया या मिला नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी चला गया था। लेकिन उन्होंने अपने खेमे के जो नेता उनके साथ गए थे उनको मंत्री पद दिलाने में वो कामयाब हो गए थे। चाहे उनमें लेकिन नीरज जी, ये अकेले एक गुट की बात नहीं है, क्योंकि दूसरे गुट को अगर आप सुनेंगे तो वो कहते हैं साहब अशोक गहलोत गुट ने भी तो यही किया, संगठन की बैठक होनी थी, बड़े बड़े नेता वहां पर नहीं गए, उन्होंने अलग से उनके आवास पर एक बैठक बुला ली, तो यानी कि दो धुरियां अलग चल रही थी। इसके बाद में जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है सितंबर का, 25 सितंबर 2022 का, जब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हाईकमान की ओर से कर ली गई थी। एक लाइन का प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन गहलोत को चूंकि इसकी भनक लग गई थी और वो तनोट माता मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे और वहीं से उन्होंने सारी बातचीत करी अपने नेताओं के साथ में। और गहलोत तो हालांकि कहते हैं कि मैं अनभिज्ञ था, लेकिन पैरेलल जो बैठक हुई, शांति धारीवाल, महेश जोशी ने पैरेलल बैठक बुलाई थी और उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष तब जो थे सीपी जोशी, उनको इस्तीफे दिए गए थे। ठीक है। तो निश्चित रूप से वो एक घटनाक्रम रहा। और अब तीसरा घटनाक्रम जो है वो इस लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ, जब काफी सारे कांग्रेस नेताओं ने नाराज होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब की बार गद्दार, नालायक और नाकारा जो कहा गया गहलोत की ओर से, निश्चित रूप से गहलोत कहीं ना कहीं अपने पुराने बयानों को, बातों को साबित करने में लगे हुए हैं और दोहराने में लगे हुए हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि जो मैं बात कहता हूं वो बात सही है। जो लोग गए वो इस श्रेणी के थे या भाई बहन है। अब भाई बहन से उन्होंने जोड़ दिया पिछले बयान को कि पिछली बार जिसके लिए कहा गया था हो सकता है उनके भाई बहन हो, यानी उनके यार दोस्त हो जो चले गए हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश यहां पर लगता है की जा रही है। दूसरा, रिजल्ट को लेकर के भी गहलोत कुछ ना कुछ आशंकित हैं, ताकि ठीकरा जो है परिणामों का, शायद वो आला कमान के समक्ष इस बात का फोड़ा जा सके कि जो लोग पार्टी छोड़ करके गए 5 साल जिन्होंने सत्ता भोगी, जैसे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय, तो इनकी वजह से हमें नुकसान हुआ। शायद ये मैसेज देने की यहां पर कोशिश है। क्या मैं अरविंद जी को भी इसमें जोड़ लेता हूं। अरविंद जी, एक चीज बताइए कि क्या अशोक गहलोत, क्योंकि मजे हुए जादूगर कहा जाता है उनको राजस्थान का, सियासत में बड़ी अच्छी पकड़ है, सरकार जब बचाई तो बार बार जादूगर शब्द का इस्तेमाल बार बार होने लगा था, तो क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि साहब देखिए मैं अभी तक पार्टी छोड़ करके नहीं गया, ये आला कमान तक ये बार बार बात पहुंचाना कि देखिए वफादार मैं ही हूं, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है, तो क्या इसके कुछ मायने हैं, आला कमान तक कोई बड़ा मैसेज? और जिस बात का नीरज जी जिक्र कर रहे हैं कि वो ठीकरा भी फोड़ना चाहते हैं, कहीं हार हुई या किसी भी तरीके से परिणाम अपने मुताबिक नहीं आए तो कोई तो वजह होनी चाहिए ना। देखिए, ये सारी चीजें एक तरफ है शुभेंदु, और दूसरी तरफ इनका एक तो फिक्स टारगेट है, वो एक ही है। दूसरे ज्यादा लोग टारगेट नहीं है। दूसरे लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो लोग पार्टी छोड़ गए उनसे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो सामने वाले पार्टी में है। ये जब जैसे अभी नीरज ने बताया कि जब भी कुछ होता है तो ये नाकारा, निकम्मा और गद्दार, ये तीन शब्द रिपीट किए जाते हैं। दूसरी चीज, अशोक गहलोत एक बात हमेशा बोलते हैं कि मैं अगले 20-25 साल राजस्थान की से बाहर कहीं नहीं जाने वाला हूं, कहीं छोड़ने वाला नहीं हूं। तीसरी चीज ये बोलते हैं कि मैं जो भी बयान देता हूं उसका कोई ना कोई मतलब होता है, मेरे एक एक शब्द का मतलब होता है। तो उन मतलब को हम डिकोड कर सकते हैं। देखिए, अभी सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। 112 करीब उन्होंने मीटिंग की है, करीब 60 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों के अंदर की है, और उनकी बहुत अच्छी डिमांड रही है। आप देखिए, 25 सितंबर को जब मीटिंग बुलाई जा रही थी तो उसके पहले उन्होंने अचानक से एनडीटीवी को ही बुलाकर, यहाँ पाली में जो चल रही थी जम्बूरी की तैयारियां, उसके पहले बुलाकर यहाँ पे उनसे उनके बयान, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने वो गद्दार था, वो नाकारा था, वो निकम्मा था, वो बयान उस टाइम भी दिए थे। और अभी जब लोकसभा चुनाव के परिणामों की पूर्व संदेह मान लीजिए कि 6 चरण हो चुके हैं, 3 दिन बाद में लास्ट चरण है, फिर तो रिजल्ट ही है। रिजल्ट करीब सबको पता भी है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, फिर उसी दिन वो एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अभी राजनीतिक रूप से पूरी तरह से राजस्थान में एक वैक्यूम है, अभी ज्यादा कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चल नहीं रहा है। अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी देखिए आप कि हर बार जब भी चुनाव हारते हैं तो वो दिल्ली की राजनीति में जरूर चले जाते हैं, लेकिन वो राजस्थान में सक्रिय बनाए रखते हैं अपने आप को। तो सक्रिय बनाए रखने के लिए राजस्थान के संदर्भ में कुछ ना कुछ बयानबाजी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी होनी चाहिए जो चर्चा में रहे। इस तरह से
अशोक गहलोत अपने आप को रिलेवेंट हमेशा रखते आए ठीक है। हैं और इसी तरह से रखते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी उनके पास में पहले कोई टारगेट नहीं थे, इस बार उनके पास में टारगेट है कि जो कुछ भी हो, एक आदमी है जिसको नमस्कार भी बोला था अभी कि उनका भविष्य क्या है पूछा गया था इंटरव्यू में, तो बोला नमस्कार। हाँ। तो ये स्ट्रेटेजिकली एक ही आदमी के लिए है, बाकी जो छोड़ गए उनसे क्या लड़ाई हो सकती है। ठीक है, मैं इसमें गए। जरा, हाँ, मैं इसमें जरा सुरेश जी को जोड़ लेता हूं। सुरेश जी, इसमें कई बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हुए हैं, उनको लेकर के अशोक गहलोत साहब ने कई सवाल तो उठा दिए, लेकिन जब वो पार्टी में आए तो उन्होंने क्या बताया? वो, क्योंकि कई नेताओं का ये खुल करके कहना है, रिचपाल मिर्धा साहब तो खुल करके भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर हालात ऐसे बना दिए गए थे कि आप हमारा काम ही नहीं करवाते थे, आप दूसरों को तवज्जो देते थे। पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो चुने हुए विधायक हैं, उनका आप काम नहीं करवाते थे। शुभेंदु जी, निश्चित रूप से पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है वो देखा होगा किस तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा राजस्थान के हुआ करती थी, अत्याचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। तो गहलोत जी ने खुला छोड़ रखा था। और देखिए, रिचपाल जी हो चाहे कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सभी ने बताया कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर क्या हुआ था। तो आपने देखा होगा, मैंने 25 सितंबर की घटना भी है, न तो ये आलाकमान की बात मानते हैं, न ये खुद सक्षम है अपन को जिताने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए भी सक्षम नहीं है। आपने खुद ने देखा होगा कि 2003 का चुनाव हो, चाहे 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और हर बार ये मुंह खाते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये जो निकम्मा नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि आप जिन नेताओं को ला रहे हैं उनका जनाधार है ही नहीं। नहीं, मैं बताइए कि जनाधार महेंद्रजीत मालवीय तो इनके नजदीकी आदमी रहे, राजेंद्र यादव जी इनके नजदीकी, लालचंद कटारिया। चलो एक चीज बताओ, कपिल सिब्बल जी क्या थे? आपके जो गुलाम नबी आजाद है वो क्या थे? जो आपके बलराम सुनील जाखड़ जी हैं, अमरिंदर सिंह आपके वहां पे पंजाब में मुख्यमंत्री रहे थे, ये सब वो क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है? तो ये नहीं है, ये इनकी खींच बता रही है। इनको ये लग रहा है कि अभी जो 2-4 जून को जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में, अच्छा, राजस्थान में कोई और संपर्क में है अभी? दूसरा शुभेंद्र, जो इनका हाँ, क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से भी और कोई नेता भी संपर्क में है आपके? नहीं, संपर्क में देखो, मैं तो ये बताता हूं कि जब इन्होंने खुद ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया कि चुनाव के टाइम पे 80,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इन्होंने, इनके खुद के शब्द है। अब आप ये बताइए कि वो 80 के 80,000 निकम्मा थे, गद्दार थे क्या? अब आप खुद बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर अस्तित्व जो है एक डूबता जहाज होता है। जब डूबता जहाज होता है तो उसमें कोई भी सवार होने की कोशिश नहीं करता, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये स्थिति इनकी है। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत जी की खींच जा रही है। और फिर अशोक गहलोत जी को यह भी पता लग गया कि जालोर के अंदर इनके बेटे जीत नहीं रहे। जब जालोर के अंदर इनका बेटे नहीं जीत रहे तो निश्चित रूप से हार का ठीकरा फोड़ेगा। भटनागर साहब, जब अपने बेटे को, ये हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ना है, इसके लिए अभी से प्लानिंग तैयार हो गई है। अभी से ही उन्होंने प्लानिंग बना ली। क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ था तो पहले आलाकमान तक कोई जानकारी पहुंचाते, वहां तक कोई शिकायत करते कि साहब पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो इस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर जो चले गए नेता वो अभी भी पार्टी के अंदर हैं, या कुछ ऐसे नेता अभी भी हैं जो जाना चाहते हैं, तो शिकायत पहले भी कर सकते थे ना। आप परिणाम आने से ठीक पहले आप ये इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा। जो लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जैसे रिचपाल मिर्धा जी, जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी उस दिन तो वो कह रहे थे कि उनकी अंतरात्मा की आवाज है वो मोदी जी के काम से है। उस समय तो उनको ये ध्यान नहीं आया था कि वो तरस थे, और जब तक वो 5 साल तक सत्ता में रहे, मंत्री रहे, तब उनको ये ध्यान नहीं आया, उनका काम नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ की जो राजनीति कर अपने में जो लोग शामिल किए हैं वो सारे के सारे या तो लालची हैं या दबाव में हैं। ऐसे नेता हैं जो अपना जनाधार खो चुके थे, वो दबाव के कारण और लालच के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज जिस रिचपाल मिर्धा की ये बात कर रहे हैं बड़े जोश से, उन्हीं रिचपाल मिर्धा के ऊपर इन्होंने उनके ड्राइवर ताराचंद के लापता होने पर हत्या का मुकदमे और हत्या के आरोपी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने आरोप लगाए थे। आज ये बिल्कुल चुप बैठे हैं। वास्तविकता यह है, पूरे देश के अंदर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो रही है। नहीं तो भटनागर साहब, जब पार्टी के अंदर आपकी भी पार्टी में थे वो नेता, तब तो आपने भी सवाल नहीं किया, तब तो आपने भी कुछ नहीं कहा उनको, तब तो आप भी तो उनके पक्ष में खड़े थे ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन सी खिचड़ी पका रही है, किस तोड़फोड़ की राजनीति में लगी है, ये जनता अच्छा, के सामने अब भी बता दीजिए, जनता के सामने अभी भी बता दीजिए, पार्टी के अंदर कौन है अभी भी गद्दार? देख लीजिए, बिल्कुल आपको बता रहा हूं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो,
हर पार्टी के अंदर वो व्यक्ति गद्दार है जो पार्टी के हित से अपने हित को ज्यादा रखता है। अब उसको तो वो अपने आप में समझ सबसे पहले तो आपको ज्यादा रखता है। मैं इसके बारे में बता देंगे। अशोक गहलोत जी होंगे सबसे पहले तो। इलेक्शन परिणाम की बात सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी होंगे, क्योंकि इन्होंने पार्टी के आला कमान के खिलाफ काम किया नहीं। आपको बीच में बोलने की तकलीफ है, आप हर डिबेट आला कमान के खिलाफ काम किया नहीं किया, तो सबसे पहले गद्दार कौन दूसरे के टाइम में आप डिस्टर्ब करते हो। नहीं, अच्छा ठीक है सुरेश जी, सबसे बड़ा हाँ गद्दार ठीक है, सुरेश हाँ जी, भटनागर जी थोड़ी बताइए। मर्यादा से नहीं रहेंगे भटनागर जी तो बताइए अच्छा बताइए, रहेगा। हाँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास में जब से इस पार्टी का जीवन है 9 साल 10 साल का, ये मृत शरीर था, इसमें 10 साल से जाना है। अब आप देख लीजिए इनके पास में अपना कहने को कुछ नहीं है, ना विजन है ना मुद्दा है। ये इसी तरीके से तोड़ फोड़ करके राज करना चाह रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और ये इलेक्शन कमीशन, ये 4 जनों के बल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये 4 जनों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 तारीख को पता चल जाएगा असलियत क्या है। मोदी जी के बयान और सुरेश जी के बयान और बीजेपी के नेताओं का जो दर्द है, वो बता रहे हैं ये हार की ओर। अच्छा भटनागर साहब, भटनागर साहब, क्या कहना चाह रहे हो ये भटनागर साहब, अभी आपने सुना कई 25 सितंबर की घटना सुरेश जी ने भी कहा और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि साहब हार को लेकर के कहीं डर है और इसलिए पहले से ही ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि बीजेपी से 1 सीट ज्यादा यानी कि 13 सीट का दावा कर रहे थे। अब परिणाम आने से पहले थोड़ा सा तो कुछ आकलन हो रहा होगा ना, अब तो कहीं एक्यूरेसी पहुंची होगी, कितनी सीटें जीते हैं? बिल्कुल, मैं इस बारे में आपको बिल्कुल एक सटीक जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आंकड़ों के मामले में थोड़ा सा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पास में पता नहीं ऐसी कौन सी कलाकारी, ऐसा कौन सा जादुई बटन है जिससे इन्होंने 2019 में भी केदारनाथ गुफा में जाने से पहले 300 पार बोल दिया था, 300 पार लिया है। अभी आप देख लीजिए, अब ये बोल रहे हैं 400 पार। और शाह साहब इतने बड़े भविष्य वक्ता है, उन्होंने नहीं आप बताइए ना, आप क्या आपका डाउट क्या है? इन्होंने एक्नोलेज कर लिया कि हमारे हम बढ़त की ओर है, कांग्रेस पार्टी बढ़त की ओर है। हम बेहतर परिणाम देंगे, राजस्थान में भी हम बेहतर परिणाम लाएंगे, पूरे देश में लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे आएगी। इन्हीं के पास में जो सीट थी वो सीट नहीं मिलेगी। जो अंदेशा लग रहा है ईवीएम के ऊपर ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगे? देखिए इसके बारे में आप जो सबसे पहले सवाल किसने किया, शाह साहब ने किया। हाँ। तो आप देख लीजिए, मैं ज्यादा निचले स्तर पे तो नहीं आना चाहता हूं, परंतु आधा वाक्य बोल दूं कि तिनका किसकी दाढ़ी में है। जिसकी दाढ़ी में तिनका है वही बता देगा कि घपला कहां है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है, ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन गद्दार, नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो किन लोगों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल पहले भी हुआ था। सवाल इसलिए एक बार फिर से उठ रहे हैं कि आखिर अशोक गहलोत निशाना किसके ऊपर साध रहे हैं।